डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात दुनिया से छुपाई, अब उनके रक्षा मंत्रालय ने दबी जुबान में सही लेकिन इस बात को मान लिया है कि ईरान ने अमेरिका का बड़ा अड्डा उड़ा दिया है। कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस को ईरान ने ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे ट्रंप का सबसे खतरनाक कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। सवाल है कि क्या ट्रंप अब ईरान से बदला लेने जा रहे हैं? जून की रात ईरान की मिसाइल लॉन्च हुई। कतर समेत सभी खाड़ी देशों में कोहराम मच गया। ईरान की मिसाइल कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ी। आसमान में तेल अबीब जैसा खौफ पसरने लगा। खाड़ी में ट्रंप का टावर तोड़कर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी ईरान के आगे नहीं चलेगी, जवाब बराबर दिया जाएगा। इन मिसाइलों ने क्या किया उसका रिजल्ट देख लीजिए, जो 23 जून की सुबह देखने को मिला। कतर के अल उदैद एयरबेस की 2 तस्वीरें देखिए। पहली, जहां उसका टॉप सीक्रेट रेड डोम देखा जा सकता है, यानी वो रडार जो एक डोम के अंदर बना होता है। और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए, उसकी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उस रेडोम को राख में तब्दील कर दिया। इस बात की पुष्टि अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने भी कर दिया है। पेंटागन ने माना कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसके अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने पहली बार इकरार किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदैद मिलिट्री बेस फिलहाल पूरी तरह चालू है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि पूरे पश्चिम एशिया में चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों का कोई ठिकाना उसकी मिसाइलों से नहीं बच सकता। इसलिए कहा जा रहा है ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। अब इस रेडोम यानी रडार डोम कहें या फिर ऐसा वॉच टावर जहां से ट्रंप की सेना पूरे ईरान पर नजर रख रही थी। अब इस रेडोम में होता क्या है वो देख लीजिए। ये एक फुटबॉल नुमा गोल बाहरी कवर है जिसके अंदर एक सैटेलाइट डिश लगी होती है। इसी सैटेलाइट डिश से अमेरिका ईरान पर नजर रख रहा था। यह अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा थी। इस रेडोम को 2015 में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था, यानी करीब 125 करोड़ रुपए। ईरान ने कतर में अमेरिका के इस ठिकाने पर उसी रात हमला किया था जब अमेरिका ने ईरान के फोर्दो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अमेरिका के अड्डों पर हुए इस हमले को ईरान के बदले के रूप में देखा गया, लेकिन शुरुआत में अमेरिका ने इसे नाकाम अटैक बताकर मामूली बताया था। ईरान ने 22 जून को अल उदैद मिलिट्री बेस पर 14 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ने उनको पूरी तरह काउंटर करने का दावा किया था। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने 14 मिसाइल फायर की, जिनमें से 13 को मार गिराया गया, जबकि एक को काउंटर नहीं किया क्योंकि वो एक ऐसी जगह गिरने जा रही थी जिससे किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। लेकिन अब कतर के अल उदैद एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका के दावों को पलट दिया है। पहली तस्वीर में अमेरिका का टॉप सीक्रेट रेडोम देखा जा सकता है। यह हमले से पहले की तस्वीर है और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए। उसी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान ने यहाँ बहुत ही सटीक हमला किया है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल ने उस रेडोम को राख में तब्दील कर दिया। अल उदैद एयरबेस पर हमले से पहले अमेरिका ने यहाँ से अपने सभी विमान हटा लिए थे और सिर्फ इमारतें और रडार ही बचे थे। उसके सैनिक भी बंकर में छुप गए थे। अब 23 जून की सुबह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर बता रही है कि अमेरिका का रेडोम पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। ट्रंप के रक्षा मंत्रालय का कबूलनामा बता रहा है कि ईरान ने इजराइल के बाद अमेरिका को भी बहुत बड़ी चोट दी है। ईरान की मिसाइलों की काट न इजराइल के पास है न ही अमेरिका के पास।
ये बात भी साबित हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या इस बात से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब नई बुलंदी पर पहुंचने वाला है? ईरान ने इस युद्ध में अपनी मिसाइल पावर लगातार दिखाई है। ईरान पर हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर फिर दहलेंगे। ये वार्निंग ईरान से बार बार आ रही है। ईरान के एक बड़े जनरल ने ऐसी वार्निंग दी है जिसकी टाइमिंग बहुत खास है। ईरान की सेना ने इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपना मिसाइल अपडेट जारी किया है। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही अपनी नौसेना और IRGC की कुछ फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई है। नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर ट्रंप को अपना आगे का प्लान बताया है। इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। अब अमेरिका और इजराइल गाजा को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसका इशारा नेतन्याहू ने दिया है। We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities, because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake. And no country will settle for less. We certainly will not. ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देनी शुरू कर दी है। इजराइल पर हुए हमलों में ईरान की जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। और अगर पश्चिमी एशिया में हालात फिर युद्ध की तरफ बढ़े तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इनसे जूझना पड़ सकता है। इनमें सबसे खतरनाक फतह-1 और खैबर शिखर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिखर मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशिबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। और अल उदैद एयरबेस पर हुआ नुकसान भी बता रहा है कि ईरान की मिसाइल किसी भी अड्डे को राख में तब्दील कर सकती है। ईरान के कमांडर लगातार इजराइल और अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं और उसे हल्के में लेना इजराइल और अमेरिका दोनों को भारी पड़ सकता है। कतर में अल उदैद मिलिट्री बेस में अमेरिका का कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़कर ईरान ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान बता रहा है कि ट्रंप का हर टावर उसके रडार पर है और मिसाइलों की रेंज में है। कतर में ट्रंप का रडार उड़ाना एक बड़ा हमला है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा न इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन से सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। हालांकि अब ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। वैसे युद्ध हुआ तो ईरान के मिसाइल गोदाम फिर सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात की गारंटी बार बार दी जा रही है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अब ट्रंप को भी इसका एहसास हो गया है। ऐसे में ईरान की मिसाइल का धमाका कहां होगा,
कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर न सिर्फ इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में आ जाएंगे, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेस भी ईरान का टारगेट बन जाएंगे। वैसे भी ईरान को अब रूस का खुल्लम खुल्ला साथ मिलने लगा है। रूस ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी है कि अब ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है, यानी अब जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए या ईरान पर अब हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, как об этом в очередной раз сказал президент Путин в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Трампом. Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной интересы России в сфере безопасности. रूस के तेवर देखकर ईरान भी तैयार है। ईरान में IRGC कमांडर हुसैन सलामी की वर्दी को छूकर कसम खाई गई कि इस बार हमला हुआ तो ना इजराइल बचेगा, ना ही अमेरिका के अड्डों को बख्शा जाएगा। मॉस्को से लेकर तेहरान तक ईरान और इजराइल का रुका हुआ युद्ध एक बार फिर उबाल खा रहा है। موضوع هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برنامه‌ریزی کرده بودند ظرف 48 ساعت و حتی اکثر یک هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند. ईरान और इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा और सबको लगा कि यही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है। अब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटेगी और एक खेमा दूसरे खेमे पर इतने बम बरसाएगा कि इसका अंत दुनिया के खात्मे के साथ होगा। वैसे अल उदैद एयरबेस पर हमले की तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी है। 2 दिन के युद्ध यानी इजराइल के हमलों में ईरान को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इस जंग का फैसला अभी सीज फायर के साथ ही हुआ है, यानी ईरान और इजराइल दोनों अभी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। बेशक जीत का ऐलान दोनों तरफ से किया जा रहा है। दुनिया तेहरान और ईरान के बाकी शहरों पर इजराइल के हमलों को देख चुकी है। दुनिया तेल अवीव से लेकर हाइफा और इजराइल के बाकी शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले भी देख चुकी है। हालांकि अमेरिका में बंकर बस्टर एक्ट ने बहस छेड़ दी है कि इजराइल को अब B-2 बॉम्बर दे दिए जाएं, ताकि नेतन्याहू खुद ईरान पर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहें और अमेरिका को सीधे शामिल होने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका को भी खामनेई के सीधे टारगेट पर ला दिया है। इसलिए बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल है कि क्या अब युद्ध दोबारा शुरू होने का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि पुतिन ने इजराइल और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर साफ शब्दों में धमकाया है। अब सवाल है कि रूस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उन्हें शक है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन जरूर करेगा और अगर ऐसा होता है तो ईरान अगली बार कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा, जिससे इजराइल और उसके साथी हैरान रह जाएंगे। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1100 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। तेहरान में IRGC के कमांडरों की याद में एक सभा हुई। खासतौर से IRGC चीफ हुसैन सलामी को याद किया गया। ईरान की सेना अपने बड़े बड़े कमांडरों को खोने के बाद एक बार फिर से मजबूत दिखना चाहती है। طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم، ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. इस बार ईरान की वार्निंग इजराइल के साथ साथ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी है और वार्निंग बहुत साफ है कि जिस तरह की मिसाइल वाली आतिशबाजी तेल अवीव और हाइफा ने देखी है, वैसे ही हमले खाड़ी में मौजूद इजराइल के सभी साथियों पर भी होंगे और इसमें ईरान इस बार कोई कोताही नहीं करेगा। ट्रंप भले ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों,
लेकिन पुतिन का साथ मिलने के बाद ईरान के कमांडरों की वार्निंग को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक तो नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में है। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है और यमन भी इजराइल को तेजी से ललकार रहा है। क्या बहुत जल्द अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी रिपोर्ट मिली है कि रूस किसी कीमत पर यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं है। यहां तक कि रूस ने ट्रंप की धमकी के बाद अपने विदेश मंत्री को उत्तर कोरिया भेजा। दावा किया जा रहा है कि रूस अब ईरान, चीन और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर पूरे नाटो के खिलाफ 4 मोर्चे खोलने जा रहा है। अमेरिका नेटो का रूस पर हमला फाइनल। जिस तीसरे विश्व युद्ध से बचने की पूरी दुनिया ने कोशिश की, वो तीसरा विश्व युद्ध रूस यूक्रेन जंग से शुरू हो चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को चुटकियों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो ट्रंप ही अब रूस और पुतिन को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका और नेटो देश मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं और पुतिन के पास 48 घंटे हैं कि वो लंबी और खूनी जंग करना चाहते हैं या फिर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस से जंग के लिए एस्टोनिया में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, जबकि पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन रूस के खिलाफ खुलकर जंग का ऐलान करने लगे हैं। फ्रांस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हारते हुए नहीं देख सकते हैं, जबकि रूस ने ऐलान कर दिया है कि जब तक यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक रूस जंग नहीं रोकेगा। इधर रूस की तरफ से चीन ने ऐलान कर दिया है कि हम हारते हुए रूस को नहीं देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जंग की जबरदस्त तैयारी को लेकर रूस के विदेश मंत्री इस वक्त उत्तर कोरिया में मौजूद हैं और वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से आगे की भीषण जंग को लेकर तैयारी में जुटे हैं। कुल मिलाकर रूस की तरफ से चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जंग के मैदान में आर पार के मूड में आ चुके हैं और इधर अमेरिका अब मजबूर हो गया है कि अगर उसने यूक्रेन का जंग में खुलकर साथ नहीं दिया तो रूस के खौफनाक हमलों की वजह से पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। और 48 घंटे में तीसरा विश्व युद्ध, जंग के बने 2 मोर्चे। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन चुका है। अमेरिका ने घातक हथियार, मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका और रूस की आमने सामने की जंग तय हो चुकी है। उत्तर कोरिया में मौजूद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने जो तेवर दिखाए हैं, वो साबित करते हैं कि जंग बेहद विनाशक होने जा रही है। Зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где
героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов. जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बहुत तेज कर दिए हैं। खासतौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट पर फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई है। हैरानी की बात तो यह है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा क्या है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे हैं। इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले 10 गुना बढ़ चुके हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। रूस के 10 गुना हमले, जल गए यूक्रेन के 5 इलाके। पिछले 36 घंटों से रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया है। यह हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया और लगभग 10 घंटे तक ये चले हैं। जेलेंस्की ने एक्स को लिखा, ये रूस द्वारा आतंक का स्पष्ट विस्तार है। हर रात सैकड़ों ईरानी शाही ड्रोन से लगातार हमले यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। रूसी सेना ईरान निर्मित शाही ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस में जब से जंग शुरू हुई है, तब से अब तक 28,743 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले कर चुका है। पिछले 18 घंटे में ही कीव में रूसी हमले में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल हैं। ये मौत का आंकड़ा भी इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के अपने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए और अधिक रक्षात्मक हथियारों को भी मंजूरी दी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मॉस्को के आक्रमण को तेज करने पर निराशा व्यक्त की है। इधर जेलेंस्की ने नए रूसी हमलों पर कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि हम तेजी से काम करें। रूस पर सख्त प्रतिबंध को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि 10 जुलाई को ही रूसी हमले में यूक्रेन के चेर्निहिव, सुमे, पोल्टावा, किरोवोग्राद और खार्किव क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने काला सागर, बेलगोरोड, कुर्स्क, क्रीमिया और पेंजा के ऊपर 17 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका था। रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बहुत तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरान निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर M मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, TU सीरीज के बमवर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दिया है, जिसे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखानों के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति
फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। अधिकारियों के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 mm आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 155 mm आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थी। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश नहीं देने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अभी तक नहीं चला है। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन जैसे सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूसी सेना 27% यूक्रेन का इलाका जीत चुकी है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी है जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस की इस्कंदर M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। हेग में नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप के बीच 50 मिनट की मीटिंग हुई थी, जबकि नेटो के 32 देशों ने मीटिंग में रूस से अगले 10 साल तक जंग का प्लान बनाया है। नेटो की इस तैयारी ने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी दी है, जरा उसे भी जान लीजिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक चेतावनी जारी की है कि परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात के करीब आ रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आम चर्चा हो रही है। लावरोव ने दावा किया कि रूस ऐसी परमाणु तबाही से बचने के लिए काम कर रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सामान्य बुद्धि की इसलिए प्रशंसा कर रहा है ताकि अमेरिका और नेटो परमाणु तबाही से बच सके। रूस की सरकारी तास समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय में एक भाषण में लावरोव ने कहा, वैश्विक सुरक्षा शायद आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर जब कुख्यात परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति को रोकना आवश्यक है और हम तबाही को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यानी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर रूस को घेरने और दबाने की कोशिश करोगे तो आधी रात में टिक टिक करने वाली परमाणु घड़ी दुनिया में विनाश ला सकती है। Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, и для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. हम पिछले लगभग 4 सालों से देख रहे हैं कि रूस अपने दम पर यूक्रेन समेत नेटो के 32 देशों से जंग कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका यूक्रेन को जंग नहीं जिता पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिले अरबों डॉलर के हथियार रूस के हमलों के सामने नाकाम हो गए हैं। ऐसे हालात में जर्मनी और ब्रिटेन 2 ऐसे देश हैं जो रूस को हर हाल में जंग हराने पर आमादा हैं। द हेग में हुई नेटो समिट में भी ऐलान किया गया कि रूस को हराने के लिए नेटो के सभी 32 देश मिलकर 5% ज्यादा पैसा रक्षा बजट पर खर्च करेंगे और अगले 10 सालों में रूस को तबाह कर देंगे। द हेग में हुई नेटो समिट में जैसे ये फैसला हुआ, उसके 24 घंटे के बाद जर्मनी में नेटो के लड़ाकू विमानों पर ऐसा हमला हुआ जिसके बारे में दावा किया गया कि इस हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए और पूरी खबर को फिर से समझिए। क्या रूस ने जर्मनी के अंदर नेटो वाहनों को नष्ट कर दिया? क्या मॉस्को ने यूक्रेन की रणनीति अपना ली है? क्या रूस की KGB ने जर्मनी में नेटो के हथियारों पर हमला किया? खबर है कि दावों के मुताबिक रूस ने नेटो पर हमले तेज कर दिए हैं।
दावा किया जा रहा है कि जर्मनी के एरफर्ट में जर्मन सैन्य वाहनों को आग के हवाले किया गया। खबर के मुताबिक 26 जून 2025 को यूक्रेन की मदद के लिए रखे गए कई राइन मेटल ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले के पीछे रूस की केजी का हाथ माना गया। आग लगने से सभी सैन्य ट्रक जलकर राख हो गए। एरफर्ट में लगी आग ने कम से कम 3 सैन्य रसद ट्रकों को नष्ट कर दिया। स्थानीय मीडिया और रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जर्मनी पर यह एक तरह से रूस का पहला हमला था, जो जंग की नई शुरुआत है। रूस ने उतारा टॉर्नेडो एस, यूक्रेन का सर्वनाश तय। 41 महीने से रूस यूक्रेन जंग चल रही है। इस बीच रूस का क्रूर मिसाइल मिशन यूक्रेन की सुरक्षा पर भारी पड़ रहा है। एडवांस इस्कैंडर M मिसाइल अमेरिका निर्मित पैट्रियट प्रणाली को पूरी तरह से तबाह कर रही है, जबकि रूस टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर स्मार्ट हथियारों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी वायु रक्षा ध्वस्त हो रही है और युद्ध का मैदान तेजी से बदल रहा है। जेलेंस्की ने अमेरिका से अधिक पैट्रियट मिसाइलें मांगी हैं ताकि रूस का मुकाबला किया जा सके। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र खेरसोन में रूसी हवाई हमलों ने कोहराम मचा दिया है। खेरसोन के गवर्नर ओलेक्सांद्र प्रोकुडीन ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर नियंत्रण कब्जा कर लिया है, जो लिथियम भंडार के करीब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेस्क में नोवोसेरहिवका की बस्ती पर भी कंट्रोल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल अलेक्सांद्र सिरस्की का दावा है यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सुमे इलाकों से रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना तेजी से डिनिप्रोपेट्रोव्स्क इलाके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन के साथ जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी जंग शुरू कर रहा है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है।